जब क्लास 11th के अंदर मैंने अपनी नीट जर्नी स्टार्ट करी, उस टाइम पे फिजिक्स वाज लाइक अ नाइटमेयर। फिजिक्स के क्वेश्चन जो बहुत सिंपल होते थे वो तक मेरे से सॉल्व नहीं हो पाते थे, जिसके कारण मैं मॉक के अंदर लगातार 400 के नीचे स्कोर कर रहा था। So hello everyone, my name is Lakshya Kaushik and I have recently secured an All India rank of 7883 in this NEET 2025 examination. As we all know, the toughest NEET in the history. मैंने अपना सबसे पहली बार नीट 2024 के अंदर दिया था और उसके अंदर मेरे फिजिक्स के अंदर 140 मार्क्स भी नहीं बन पाए थे, बिकॉज मेरा फिजिक्स शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा वीक था और फिजिक्स के अंदर मैं कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था। बट 2 साल लगा के मैंने ये सीखा कि एक्चुअली मैं गलती क्या कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं जिसके कारण वो फिजिक्स कर ही नहीं पाते। लेकिन ड्रॉप ईयर के अंदर कहानी पूरी तरीके से पलट गई। स्टार्टिंग से ही मेरा फिजिक्स के अंदर स्कोर बहुत अच्छा आने लगा, ऊपर से फिजिक्स के सारे अच्छे क्वेश्चंस भी मेरे से बनने स्टार्ट हो गए। उन 2 साल जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था और मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि एक्चुअल में मैं गलती क्या कर रहा हूँ, 2 साल लगा के मैंने ये सीखा कि एक्चुअल में मेरी फिजिक्स के प्रति अप्रोच ही गलत है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही सेम मिस्टेक है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी वो अप्रोच बता देने वाला हूँ जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आपकी फिजिक्स इम्प्रूव होएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ। आपको हर स्टेप को सुन के उस पर एक चेक लगाना है कि हाँ ये मेरा कंप्लीट है। उसी के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आप ये स्टेप्स अपने कंप्लीट करते चले जाएंगे उस हिसाब से ही आपकी तैयारी बेटर होती चली जाएगी। अगर आपका स्टेप 1 ही क्लियर नहीं है तो आप स्टेप 2 के ऊपर अगर चले भी जाएंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। हो सकता है कि आप में से किसी का स्टेप 1 कंप्लीट हो बस स्टेप 2 ना हो, तो आपको पेशेंस से हर स्टेप को सुनना है और समझना है और उसी के अंदर अपनी इंप्रूवमेंट लेके आनी है। और स्टेप 5 सबसे ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है क्योंकि वो मैंने अपनी पूरी की पूरी ड्रॉप जर्नी में हर दिन अप्लाई किया है। तो पूरी वीडियो में से अगर आप कोई पार्ट स्किप भी करते हैं तो स्टेप 5 जरूर देख के जाइएगा। स्टेप 1, बेसिक मैथ्स। जब मैंने क्लास 11th के अंदर अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट करी, मेरे को आज भी याद है जब मैंने PW का वो बैच खरीदा था अर्जुना 1.0 और उसके अंदर जब बेसिक मैथ्स के लेक्चर अपलोड हो रहे थे उस समय मैं जस्ट शाम को खेलने चला जाता था, कहीं घूमने चला जाता था, ये सोच के कि बेसिक मैथ्स के अंदर तो कुछ सिंपल सी चीज़ें होंगी जो थोड़ा बहुत काम आएंगी फिजिक्स के अंदर, बट उतना काम एक नीट वाले बच्चे के लिए मैथ्स कहाँ काम आने वाली है। ये सोच के मैंने कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं किया और उसके बाद में डायरेक्टली यूनिट्स एंड डायमेंशंस खत्म होने के बाद में मैं मोशन 1D और मोशन 2D करने लगा। जब मैंने वहाँ देखा कि ये यहाँ पे चल क्या रहा है तो मैंने किसी तरीके से समझा कि बेसिक मैथ्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और मैं पीछे गया और मैंने जल्दी से बेसिक मैथ्स को कवर करना स्टार्ट किया। बट तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और कोई भी चीज़ में मैं अच्छे से मास्टरी नहीं कर पाया, जिसके चक्कर में मेरा पूरा का पूरा क्लास 11 फिजिक्स एकदम बर्बाद हो गया। मेरे को एक भी चीज़ नहीं आती थी क्लास 11 फिजिक्स की, ना मेरे से फॉर्मूले याद हो पाए, ना मेरे से कोई भी क्वेश्चन बन पाया, जिस चक्कर में मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। सो आपको मेक श्योर करना है कि पहले आप अभी इस समय किसी भी स्टेज पे खड़े हो, कोई भी चैप्टर आपका कोचिंग के अंदर चल रहा हो, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप कैसे भी करके यूट्यूब से या जिस भी ऑनलाइन बैच से आप करते हैं वहाँ पे पहले आप बेसिक मैथ्स में पूरी की पूरी मास्टरी करें। आपको बेसिक मैथ्स काफ़ी अच्छे लेवल की आनी चाहिए, जितना आपके टीचर आपको सजेस्ट करते हैं उतने लेवल की आपको सारी DPPs लगा लेनी है और हर चीज़ छोटी मोटी बेसिक मैथ्स की आपको आनी ही आनी चाहिए। बेसिक मैथ्स के अंदर मैं वेक्टर भी इंक्लूड करके चल रहा हूँ क्योंकि वेक्टर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। आपको बेसिक मैथ्स और वेक्टर बहुत अच्छे से कवर करने हैं। अगर आप वो कवर नहीं करते तो फिर ये वीडियो देखने का या कुछ भी पढ़ाई करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिजिक्स आपसे नहीं बनने वाली अगर आपने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा है तो। स्टेप 2, अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर्स। क्लास 11th के अंदर हमारे 2 तरीके के चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। पहली कैटेगरी के चैप्टर्स जिसके अंदर फॉर्मूले तो लिमिटेड रहते हैं बट उसके अंदर आपको अपना दिमाग काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ता है। वहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उसे सॉल्व करना होता है अपना दिमाग लगा के, ना कि जस्ट फॉर्मूला रट के। जैसे मोशन इन 1D और मोशन इन 2D की अगर मैं बात करूं तो आप जस्ट एक फॉर्मूला रट के उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये एक पजल की तरह होते हैं। जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप ये नहीं सोच सकते कि आपसे सारे सवाल बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत नए तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन को इन चैप्टर्स के ऐसे देखना है जैसे कि वो कोई पजल है और आपको अपना खुद का दिमाग लगा के सोचना होगा कि आखिर मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ।
और ये एक्सपीरियंस आपके पास में आएगा काफ़ी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। बट आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि अगर मैंने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो मेरे से उनके सवाल बन जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोच क्या लगती है अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सोचते हैं कि अब उनसे कोई भी सवाल बन जाएगा, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर नए नए तरीके के सवाल बनते चले जाते हैं। तो आपको इस पे फोकस नहीं करना कि मैं क्वेश्चन को रट लूं, आपको इसके ऊपर फोकस करना है कि मैं अप्रोच को समझूं कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या लगने वाली है, उसी से आपके इनके सवाल सॉल्व हो पाएंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अप्रोच लगाना सीखें, ना कि क्वेश्चन को रटें। दूसरी कैटेगरी के चैप्टर्स आ जाते हैं जिसके अंदर फॉर्मूले काफी ज्यादा रहते हैं बट क्वेश्चंस उनसे लिमिटेड बनते हैं। अगर आपने बहुत सारे उनके फॉर्मूले जितने भी दिए हैं वो सारे याद कर लिए हैं तो बेसिक बेसिक उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बट नीट 2025 ने इसका सिनेरियो अब काफी बदल दिया है क्योंकि नीट 2025 ने दिखा दिया है कि अब किसी भी चैप्टर से किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन हमारा काम ये रहेगा कि पहले हम बेसिक तो क्लियर करें, उसी के बाद में हम एडवांस तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले उन चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज करने होंगे, बहुत अच्छी तरीके से लर्न करने होंगे, जिससे कि आपके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस बनने चालू हो जाएंगे। उसके बाद में मास्टरी के लिए आगे आपको क्या करना है वो हम अगले स्टेप में कवर करेंगे। स्टेप 3, फॉर्मूला रटने छोड़ दो। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं जो कि मैंने भी अपनी 11th क्लास के अंदर करी थी कि मैं फॉर्मूले रटते ही चला जाता था और उसके बावजूद मेरी रट्टाफिकेशन की एबिलिटी इतनी ज़्यादा थी नहीं जिससे कि मैं उन्हें रट सकूं। मैंने बार बार कोशिश करी फॉर्मूले रटने की, बार बार एक ही फॉर्मूले को रटने की मैं कोशिश ही करता रह गया, लेकिन मेरे से कभी भी वो याद नहीं हो पाए। फिर कैसे मैंने इतने सारे फॉर्मूले याद करे? एक्चुअली मैंने अपने 2 साल लगा के सीखा कि फॉर्मूले रटने से अच्छा फॉर्मूले को समझिए। एक्चुअली जब पहले मेरे टीचर्स मेरे को पढ़ा रहे होते थे तब मैं डेरिवेशन को पूरी तरीके से स्किप कर देता था। मैं सोचता भी नहीं था कि वो डेरिवेशन के अंदर करा क्या रहे हैं। मेरे को दिमाग में बस ये होता था कि मेरे को एक फॉर्मूला एंड में दे देंगे और मेरे को बस एंड में वही याद रखना है। बट वो बहुत ही गलत अप्रोच है जो कि बहुत सारे बच्चों की होती है। आपको डेरिवेशन के ऊपर ध्यान देना होगा, उसे अपनी कॉपी में लिखना होगा और समझना होगा कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। जब आपके दिमाग में ये थ्योरी याद होने लग जाएगी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो आपको ये भी समझ में आने लग जाएगा कि ये फॉर्मूला इस तरीके से आया है तो इसी तरीके से मैं इसे याद भी कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूलेज जो है वो याद होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आप जिस टाइम उन्हें रट नहीं रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं कि वो आया कहाँ से, तो आप उसको फिर थ्योरेटिकली अपने दिमाग के अंदर याद रख सकते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन एक थ्योरी को तो आराम से याद रख सकता है बट उसे रटना बार बार वो काफी ज्यादा ट्रिकी और मुश्किल है। सो अगर आप थ्योरी समझ लेते हैं, उसकी डेरिवेशन समझ लेते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे निकला, तो आपको ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला याद होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और अपने दिमाग के थ्रू उस फॉर्मूले को डिकोड करने की कोशिश करिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको अभी सिंपल सा एग्जांपल दूं, v बराबर u प्लस एटी, जो कि हम मोशन इन 1D के अंदर पढ़ते हैं, इसको मैं एक रिदम की तरह रटने नहीं बैठूंगा कि v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, नहीं। इसको मैं अपनी कॉमन सेंस से थोड़ा डिकोड कर सकता हूं कि v बराबर फाइनल वेलोसिटी होता है और u इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो मुझे पता है कि कोई बंदा बाद में कितनी तेजी से भाग रहा है वो उसी बात पे डिपेंड करता है कि वो पहले कितनी वेलोसिटी से भाग रहा था, और उसके अंदर हमारे को ऐड करना पड़ेगा वो एक्सेलरेशन जो उसको मिला और कितने टाइम तक उसको वो एक्सेलरेशन मिला, जिससे मैं बहुत सिंपली ये बात याद रख सकता हूँ कि v बराबर u प्लस एटी होता है। इसी तरीके से आपको ज्यादातर फॉर्मूलों के अंदर अपना ये दिमाग यूज करना है और इसको किसी तरीके से डिकोड करना है। अभी तक की बात अगर मैं समराइज करूं और आप अगर इन पे चेक लगा चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको बेसिक मैथ्स अच्छी तरीके से आता है, आपकी फॉर्मूलाज के ऊपर पकड़ अच्छी है और कैसे चैप्टर को हैंडल करना है वो अप्रोच भी आपको आती है। तो अब समय आ जाता है उस चीज का जो आप सबको पता होता है लेकिन उस पर आप डायरेक्टली जंप करने की कोशिश करते हैं, जो कि है विगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर कूदना चाहते हैं बट उनसे जब क्वेश्चन बन नहीं पाते तो फिर उनको डिमोटिवेशन फील होता है और वो वहीं बीच में उन्हें छोड़ देते हैं। ये सेम चीज मेरे साथ क्लास 11th में होती थी। बट जब आप इन स्टार्टिंग की 3 चीजों पर पकड़ बना लेंगे, एक दिमाग का माइंडसेट और एक अप्रोच बना लेंगे, सारे फॉर्मूलाज आपको याद होंगे और बेसिक मैथ्स आपका अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली अब आपसे मोस्ट ऑफ द सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। और फिर जो अच्छे लेवल के सवाल होंगे वो आपका एज अ चैलेंजर लगेंगे और फिर आप उनके ऊपर और दिमाग लगा के अपने टीचर की हेल्प से उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब पॉइंट आता है कि विगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर हम कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। नंबर 1 पे आ जाते हैं, जो नोट्स के अंदर आपको सवाल कराए गए हैं
उनको करना। नोट्स के अंदर जो सवाल होते हैं वो लगभग मेरे हिसाब से मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके नीट के लिए। तो सबसे पहले आपको नोट्स के सवाल दोबारा लगाने हैं, बट वो कैसे लगाने हैं वो मैं आपको स्टेप 5 के अंदर बताऊंगा, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपकी डेली प्रैक्टिस शीट यानी कि डीपीपी। डीपीपी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप डीपीपी तक भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से अपने आप को सिलेक्शन से दूर लेके जा रहे हैं। डीपीपी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो मेक श्योर करिए कि आपके सारे के सारे डीपीपीस कंप्लीट हों। हो सकता है कि टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जब आप कहें कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तब उसी के साथ में आपकी सारी की सारी डीपीपीस भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं कुछ एडिशनल बुक्स। बट अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़ाई करते हैं, जैसे कि मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ाई करी थी, तो मेरे को कोई भी बुक की नीड फील ही नहीं हुई थी। अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़ते हैं एमआर सर से, तो आप उनके सारे असाइनमेंट्स को किसी भी हालत में पूरा कीजिए। उसी से आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया होती चली जाएगी कि आप फिजिक्स के अंदर काफी अच्छा स्कोर करना चालू कर देंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 5, ये चीज मैंने अपनी पूरी की पूरी ड्रॉप जर्नी के अंदर फॉलो करी, जो कि है आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखने हैं। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है लाइव लेक्चर्स देखना। मैंने भी 11th-12th में लाइव लेक्चर्स देखे थे, बट मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स फार फार बेटर होते हैं लाइव लेक्चर्स से, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर देने का भी एक तरीका होता है जो कि मैंने अपने ड्रॉप ईयर के अंदर निकाला, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर फिजिक्स का देख रहे हैं और आप थ्योरी समझ चुके हैं और आप कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो आप अभी के अभी लेक्चर को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को खुद से थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि वो आपसे सॉल्व हो जाए। अगर आप उसे सॉल्व कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते तो अब लेक्चर को वापस से अनपॉज करिए और देखिए कि कैसे सर ने उसका सॉल्यूशन बताया है। अब ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती, आपको लेक्चर पूरा का पूरा देखना है, बट इसमें एक कैच है कि आपको लेक्चर देखते वक्त उसका कोई भी नोट्स नहीं बनाना है। एक शब्द भी आपको उस समय लेक्चर का नहीं लिखना है अपने नोट्स के अंदर जब आप उसे देख रहे हैं। पूरी कंसंट्रेशन से उसे देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम आगे अब इसकी बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने सुबह सुबह अपना लेक्चर दिया, तो उससे काफी घंटे बाद, जैसे अगर सुबह मैंने लेक्चर दिया तो शाम को मैं बैठूंगा और अपनी नोटबुक खोलूंगा जिसके अंदर मैं अभी के अभी सारे के सारे नोट्स बनाऊंगा। जी हाँ, नोट्स हम बाद में बना रहे होंगे और नोट्स बनाते वक्त हम मेक श्योर करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हमसे नहीं बन सके थे उस समय पे, या जो हमसे बन भी गए थे लेकिन वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है, नीचे उसका आंसर खुद सॉल्व करना है। और अगर फिर से वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया तो फिर आप देख सकते हैं कि उसका आंसर कैसे आया था और वापस उसका आंसर लिखिए। इससे आपकी प्रैक्टिस 2 बार हो रही होगी, जब सुबह आपने लेक्चर दिया और फिर आपका पूरा का पूरा थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन हो जाएगा जब आप अपने नोट्स बना रहे होंगे तब। और तीसरी प्रैक्टिस का समय तब आएगा जब आप इसी की डीपीपी कर रहे होंगे। कुल मिला के आपका रिवीजन इतना सॉलिड होता चला जाएगा कि आपको फिजिक्स बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में सब कुछ सेट होता चला जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा। बट ये 1-2 दिन करने से नहीं होता। मैंने पूरे 1 साल तक इसके नोट्स बाद में बनाए हैं, उसका पूरा रिवीजन करके। मेरे को नोट्स लिखने में भी एमआर सर के 1 घंटा प्लस लगता था, क्योंकि मैं बहुत ही ध्यान से उन नोट्स को बनाता था, यानी कि अपने दिमाग का यूज करता था। ये नहीं कि मैं केवल टेप रहा हूँ, मेरे को अपना दिमाग का यूज करके उसे रिवाइज करते करते लिखना है और उसके क्वेश्चन को वापस से बनाना है, क्योंकि जो नोट्स के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। और अगर वो आपके दिमाग के अंदर फीड हो जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आपसे वैसे ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये काम करना आसान नहीं है। मैंने पूरे साल बहुत मेहनत से इसे फॉलो किया है और कई बार मेरे को क्विट करने का मन करता था कि आज वाले नोट्स छोड़ देता हूँ, इतना कुछ नहीं लगा मेरे को, जो मेरे को समझ में ना आया हो। लेकिन आपको किसी भी हालत में लिखने ही लिखने हैं अपने नोट्स, उसी से आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखनी स्टार्ट होगी। बहुत पेन आएगा मैं जानता हूँ, बट अगर आपने ये कर लिया तो रिजल्ट भी आपको इसका जोरदार मिलने वाला है। अगर आपने ये पांचों के पांचों स्टेप्स कंप्लीट किए तो मैं वो गारंटी देता हूँ कि आपको इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जिन लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो इसको प्लीज लाइक करना, क्योंकि अभी एंगेजमेंट थोड़ा सा चैनल पे कम चल रहा है। तो अगर आप एक लाइक भी करते हैं तो उससे काफी ज्यादा चैनल को अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।